हेलो एवरीवन। तो कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? देखिए, मैं आप लोगों को बोलूँगा कि किसी भी टॉपिक में अगर डाउट है आपको, कि अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक में मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है और ये टॉपिक अभी तक हमने नहीं क्लियर करा है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करो ताकि मैं उस वीडियो को आपके सामने रख सकूँ, उस टॉपिक को आपके सामने रख सकूँ। ठीक है? तो उम्मीद है कि आपने बाकी के वीडियोज़ जो भी हाल-फिलहाल में अपलोड किया है मैंने, करीब आपको 35 से प्लस वीडियो मैंने दिया है, अलग-अलग टॉपिक्स पर। अगर आप उसको देख लेते हो, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएँगे। और आज हमने दोपहर में एक आपको वीडियो प्रोवाइड करा था, लूसेंट सब्जेक्टिव बुक में जो आपका बॉक्स पॉइंट में जो चीज़ें दी जाती हैं, जहाँ से डेफ़िनेटली क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अगर आपने वो देखा है, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है, तो फिर आप अपनी पढ़ाई को छोड़ ही दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पॉलिटी का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, जहाँ पे देखेंगे भारत का जो संवैधानिक विकास है वो हम देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छे से आराम से देखिएगा, जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें हमने यहाँ पे कवर की अपने नोट्स में। तो सबसे पहले आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पहला ये कानून था जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित किया था, रेगुलेटिंग एक्ट। इसके तहत दो तीन चीज़ें जो है हमेशा पेपर में पूछा जाता है, जैसे कि इस अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर एलिजा इम्पे को मुख्य न्यायाधीश और चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड को न्यायाधीश बनाया गया था। यहाँ पे एक चीज़ और हमें इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि बंगाल के गवर्नर को, जो पहले बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, उसे गवर्नर जनरल के रूप में बनाया गया। और इसके तहत वारेन हेस्टिंग जो है वो पहले गवर्नर जनरल बनते हैं, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में इनको जाना जाता है। और साथ ही साथ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। राइट? यहाँ पे एक पॉइंट और देखेंगे कि भारत में पहली बार प्रशासन का केंद्रीकरण यहाँ से शुरू होता है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। ठीक है? अब आता है रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को, जो भी इस एक्ट में कमियां रही उसको दूर करने के लिए एक और अधिनियम पेश किया जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इसे याद रखिएगा, 1781 ये महत्वपूर्ण बन जाएगा। ठीक है? फिर इसके बाद हम आते हैं 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में कई बार तो सवाल यही बनता है कि पीट्स इंडिया एक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस वर्ष से है, तो 1784 ये याद रखना। ठीक है? कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया, यानी इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। साथ ही साथ यहाँ पे हम देखेंगे कि दो अलग अलग, यानी व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों के लिए अलग अलग विभाग बनाए गए। जैसे यहाँ पे देखेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए बनाया गया। तो ये दो चीज़ ध्यान में रखना है। राजनीतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के लिए इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से कम करके 3 कर दिया गया था। हमें जो याद रखना है वो सबसे ज़्यादा यही है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो स्थापना की जाती है वो किस अधिनियम के तहत की जाती है, तो पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एकदम वीवीआई है, याद रखेंगे। इसके द्वारा पहली बार ईसाई मशीनरियों को भारत में धर्म प्रचार की जो कि आज्ञा दी गई। इससे पहले क्या होता था कि कोई भी ईसाइयों को भारत में प्रचार प्रसार करने का ऐसा अनुमति नहीं था, लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ऐसा अनुमति दिया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर सभी ब्रिटिश जनों को व्यापार का अधिकार प्रदान कर दिया गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था और कंपनी के भारत के साथ व्यापार एकाधिकार को छीन लिया गया। लेकिन चीन के साथ ये था भी, चीन के साथ चाय का व्यापार का एकाधिकार को बनाए रखा और इसके साथ भी ये खत्म हुआ था, 1833 में जाकर के खत्म होता है, पूर्णतः समाप्त होता है। ये आपने प्रीवियस में भी क्वेश्चन कई बार देखा हुआ, पीवाईक्यू में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है? साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने पर उपबंध इसी एक्ट के द्वारा दिया गया था, 1813 का चार्टर एक्ट। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट एक्ट होगा, याद रखेगा। अब आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में, क्योंकि हमेशा हर वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे मिलता है कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। तो गाइस, पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलता है। एप्लीकेशन पे जाइए, आप अपने हिसाब से कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको सारा सब्जेक्ट का पीडीएफ एक साथ मिल जाएगा। फिलहाल में हमारा जो रनिंग बैच है वो 3 बैच आप देख सकते हो, जो आपका बिहार जो एसआई का बैच है, ठीक है, साथ ही साथ बिहार एसएससी सीजीएल वाला जो बैच है वो, या फिर 72 जो है
72 जो बीपीएससी का बैच है वो भी लॉन्च हो गया। आप यहाँ में से तीनों में से किसी एक बैच को ज्वाइन करोगे तो सभी सब्जेक्ट का नोट्स आपको एक जगह इकट्ठे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और यहाँ पे देखेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। ये भी महत्वपूर्ण है। बंगाल के गवर्नर जनरल को पहले क्या थे, सिर्फ बंगाल के गवर्नर हुआ करता था। ठीक है, फिर उसके बाद बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। फिर यहाँ पे 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या होता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इसके तहत देश की प्रशासन जो शासन प्रणाली को केंद्रीकृत कर दिया गया। और यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। राइट, सेंट हेलेना एक्ट भी इसे कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। फिर यहाँ पे आता है कि गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे एक जो वर्ड दिख रहा है पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, यानी चीन के साथ भी कंपनी का बचा हुआ जो व्यापारिक एकाधिकार था वो भी पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। फिर यहाँ पे 1834 का लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय प्रथम विधि आयोग का गठन किया जाता है। यहाँ पे पढ़ पाएंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 में उसका उन्मूलन कर दिया गया। 1843 में होता है, 1843 में होता है, लेकिन एक्ट जो था वो 1833 का ही था। तो हो सकता है पूछ ले कि 1843 में जो दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था लॉर्ड एलेनबरो थे, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो लॉर्ड एलेनबरो के समय में दास प्रथा का उन्मूलन किस एक्ट के द्वारा किया गया, तो वो 1833 का चार्टर एक्ट था। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखिएगा। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की जो व्यवस्था की गई वो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा की गई। साथ ही साथ इस एक्ट में इसके लिए 1854 में मैकाले की समिति भी नियुक्त की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा यानी 1853 के चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा क्या है कि गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि विधायी और प्रशासनिक कार्यों को दोनों को अलग कर दिया जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। राइट, फिर आता है कि भारत का शासन कंपनी से लेकर के ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया था, वह 1858 का शासन अधिनियम। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1858 के एक्ट के और भी कुछ बेनिफिट्स थे और भी कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमें याद रखना है। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। मुगल सम्राट के जो पद थे उसे समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो गठन किया गया था व्यापारिक और जो राजनीतिक कार्यों के लिए अलग अलग बनाया गया था, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इसे समाप्त कर दिया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है, पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के द्वारा इसे खत्म किया गया, तो 1858 के अधिनियम के द्वारा। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर यहाँ पे आता है कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट अच्छे से याद रखना। क्या कह रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। तो ऊपर में आपने सब कुछ देख लिया अच्छे से, कैसे कैसे यहाँ पे परिवर्तन होते हुए आया। पहले बंगाल के गवर्नर होते थे, फिर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और इस तरह से लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। फिर यहाँ पे आता है 1858 का चार्टर एक्ट। यहाँ पे क्या होता है कि भारत के गवर्नर जनरल को इसे वायसराय नाम दे दिया गया। तो यहाँ पे देखेंगे कि लॉर्ड जो जनरल थे लॉर्ड कैनिंग यानी अंतिम ये गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय के रूप में फिर जाने गए। ठीक है, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। करंट अफेयर्स के लिए अगर हम बात करें कि आपको अगर 25-26 का हमारा नोट्स चाहिए, जो भी करंट अफेयर्स अभी आएंगे और पिछले ईयर यानी 25 का सभी करंट अफेयर्स हमारे एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। तो आप जाकर के वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। 149 का हमारा जो करंट स्पेशल बैच है उसे आप ले सकते हो, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको करंट स्पेशल सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके लिए आपको हमारे एप्लीकेशन पर विजिट करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभागीय प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की जाती है 1861 भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ 1861 से प्रश्न एक ये पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी। 1861 के अधिनियम बेहद ही महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा। फिर आता है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम 1892।
विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई। बजट पर बहस, बहस 92, याद रहेगा, बहस 92, ठीक है। साथ ही साथ इसमें प्रावधान था कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरुआत की गई। राजस्व और व्यय अथवा बजट पर बहस करने की शक्ति यहाँ पे मिलती है। मतदान का अधिकार नहीं मिलता है, मतदान का अधिकार हम आगे देखते हैं। 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। अब यहाँ पे आता है 1909, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। लॉर्ड मिंटो के नाम से जानते हैं, लॉर्ड मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी इसे जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। इसे लॉर्ड मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने और पूरक प्रश्न पूछने तथा मत देने का अधिकार मिला। जैसे हमने ऊपर में देखा था 1892 के अधिनियम में क्या था कि सिर्फ बजट पर बहस करने की शक्ति तो मिली थी, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं था, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। लेकिन वो सारी चीजें, कमियां यहाँ पर दूर की जाती है। और इसमें सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा था कि सांप्रदायिक निर्वाचन के प्रणाली जो यहाँ पे स्टार्ट होती है वो इसी अधिनियम के द्वारा 1909 के द्वारा, राइट। अभी एक प्रश्न यहाँ पे याद रख सकते हैं क्योंकि पूछा जा सकता है पेपर में। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो कि वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में यहाँ भी शामिल होते हैं, चुना जाता है। यहाँ पे भी देखिए एक पॉइंट है जो कि मैंने बुक का रेफरेंस दिया है। 1909 में लॉर्ड मिंटो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, पूछा जा सकता है कि लॉर्ड मार्ले कौन थे, लॉर्ड मिंटो कौन थे। तो लॉर्ड मार्ले भारत के राज्य सचिव थे, जबकि मिंटो थे वो भारत के वायसराय थे। भारत में ब्रिटिश के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम था, राइट। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आता है भारत सरकार अधिनियम 1919। ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या चीजें हमें जानने को मिलता है। 1919 को हम सबसे पहले तो मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं, राइट। एकदम वीवीआई पॉइंट। जैसे 1909 हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं, इसी तरह से यहाँ पे मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला कॉमन प्रश्न यही पूछा जाता है। इसके बाद आता है पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। ऊपर में हमने देखा था अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली जो है अपनाई गई थी 1892 वाला अधिनियम में, और यहाँ पे प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को मिल रहा है। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की जाती है, यानी प्रांतों में द्वैत शासन के जनक के रूप में लियोनस कॉर्टियस को जाना जाता है, ठीक है। लियोनस कॉर्टियस को जाना जाता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे कि सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों को भी लागू कर दिया गया, राइट। मतलब जब हमने 1909 वाला में देखा था तो उसमें सांप्रदायिक जो प्रणाली की शुरुआत की गई थी उसमें क्लियर नहीं किया गया था। अब यहाँ पे 1909 में और भी अलग तरीके से इसको बांट दिया गया। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई, ये महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा। और यहाँ पे देखेंगे कि भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो इसी अधिनियम के तहत दिया जाता है, ठीक है। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया जाता है 1919 के अधिनियम के द्वारा ही, ठीक है। यहाँ पे कहेंगे कि इस अधिनियम द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग ली कमीशन की अनुशंसा पर 23-24 में अनुशंसा थी और गठन का प्रावधान किया गया, जो कि 1926 में भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रह जाता है। फिर यहाँ पे कि मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार यानी भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो कि मिलता है, और उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड जॉर्ज। ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। क्लियर, मतलब महिलाओं को मतदान करने का अधिकार जो है वो इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार दिया जाता है। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉइंट मैंने लिख दिया कि जितने भी ऊपर मैंने सारी चीजें बताई हैं उनको अच्छे से याद रखना, क्योंकि पेपर में हमेशा आपसे ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। अब एक और यहाँ पे है जो जहाँ से प्रश्न कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत तथा प्रांतों में समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में स्थापित द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया और इसे केंद्र में लागू कर नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाती है। तो सबसे पहला और कॉमन चीज यही पूछा जाता है कि बताइए कि प्रांतों में जो द्वैत शासन था इसे किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया और केंद्र में से लागू किया गया। तो ये था आपका 1935 का अधिनियम, और ये जो अधिनियम था ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। 1935 के अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी, ध्यान में रखेंगे।
ठीक है। वायसराय को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई। यहाँ पर भी लिखा है कि भारत में संघीय न्यायालय की जो स्थापना की गई थी, संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई थी 1937 में। ठीक है, 1937 में। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप 1937 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछा जाता है कि वर्मा किस अधिनियम के द्वारा अलग हुआ, तो 35 का अधिनियम था, 37 में अलग किया गया था। राइट। प्रांतों में स्वायत्त सरकार के शासन की स्थापना की जाती है। यह अधिनियम भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इस अधिनियम द्वारा केंद्र एवं प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे छोटा सा पॉइंट और मैंने मेंशन किया है, जैसे 1935 के अधिनियम के बारे में नेहरू एवं अंबेडकर की युक्ति कुछ इस तरह से थी। नेहरू जी ने कहा था गुलामी का अधिकार पत्र है। हो सकता है पूछा जाए कि बताइए कि निम्नलिखित में से नेहरू जी ने किस अधिनियम के बारे में कहा था कि यह एक गुलामी का अधिकार पत्र है, तो 1935 का अधिनियम। साथ ही साथ इन्होंने कहा था, ये तो प्रश्न हमेशा पूछा ही जाता है कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, किसके बारे में? 1935 के अधिनियम के बारे में। राइट। फिर आता है अंबेडकर जी ने क्या कहा था, वो भी देखिए। मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया। तो ये इनका कथन था अंबेडकर जी का। तो कुल मिलाकर देखिए, आज के इस पूरे सेशन में हमने भारतीय संविधान के विकास, संवैधानिक जो विकास के क्रम में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे वो मैंने कवर किया। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को नीचे कमेंट करके बताना। और ये पीडीएफ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीडीएफ के लिए आपको हमारे एप्लीकेशन पर जाना पड़ेगा, तो एप्लीकेशन पे जा सकते हो, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। राइट। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।